आपकी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला टॉपिक बुक चल रही है उसमें 9 टॉपिक आपका है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब मीनिंग क्या है, कोई भी कंपनी जो अपनी कंपनी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चला रही है, मीन्स अलग अलग काम के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, बिजनेस के लिए, फंक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उन सभी स्ट्रेटेजीज का एनालिसिस किया जाए। तो अलग अलग पर्सन ने अपने अपने हिसाब से मेथड बताए हुए हैं, भी जो एनालिसिस है कितने कितने तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो मॉडल बना हुआ है स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करने के लिए, वैसे तो इन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करना है तो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को चेक कर लो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होता है कि आपकी कंपनी में जो अलग अलग काम चल रहे हैं, अलग अलग दिशा में जो आप काम कर रहे हैं, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही बोलते हैं। बीसीजी मॉडल जो डिवोल्व बाय द ब्रूस हेंडरसन एक पर्सन है, इसने एक बीसीजी मॉडल बनाया है। उस मॉडल में उसने सेटअप करके दिखाया, आपके बुक के ऊपर ये मॉडल बना भी हुआ है, 4 कंडीशन में दिखाया है, अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। एक तरफ कंपनी की शेयर में ग्रोथ दिखा रहा है शेयर की, और दूसरी तरफ जो कंपनी में वो ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी के शेयर के साथ साथ कंपनी के ग्रोथ से दिखा रहा है, एक शेयर अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। देखते मैं बताता हूँ, 4 केस बनाया उन्होंने बीसीजी मॉडल, 4 तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो उसने बनाया हुआ है कंपनी के लिए स्टार बनाया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया है, ऐसे ही है ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे उसने काऊ दिखाई है, यहाँ पे उसने डॉग दिखाया है। वो कंपनी के लिए ग्रोथ दिखा रहा है ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी कहता यहाँ से अपने अंदाजे लगा सकती है, जब उसने जो स्ट्रेटजी लगाई है तो उसको पता लग जाएगा कहता भी किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी उनकी एनालिसिस चल रही है। इसमें उसने कंडीशन भी दिखाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, फिर यहाँ पर हाई, लो, यहाँ पे हाई। 4 कंडीशन में वो इस चीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला कंडीशन वो दिखाता है लो ग्रोथ हाई शेयर। लो ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि ये लो ग्रोथ हाई शेयर ऐसा हो सकता है, लो ग्रोथ हाई शेयर इस तरीके से होता है। कोई भी कंपनी का अगर लो ग्रोथ हाई शेयर में काम कर रही है तो हमेशा कैसे कोशिश करेगी, कैश काउज फॉर द कैश टू इन्वेस्टमेंट। हमेशा अगर किसी कंपनी को लगता है कि हाई ग्रोथ भी हो रही है और साथ में लो ग्रोथ भी हो रही है, एक दिशा में पॉइंट मैच कर रहे हैं ना, ये पॉइंट इधर मैच कर रहा है, तो हमेशा कहता कंपनी अगर री इन्वेस्टमेंट कर ले तो बेनिफिट होगा। आपने जिस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है दोबारा से इन्वेस्टमेंट करो तो बेनिफिट में जा सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी एनालिसिस उस तरीके से भी हो सकती है। अगर आप सिर्फ कहता हाई ग्रोथ के ऊपर ही चल रहे हो, इसमें दोनों तरफ आपका हाई है, स्टार में काम कर रहे हो मतलब, और कुछ भी नहीं देख रहे लोग, मतलब अगर जिस टाइम पे आप हाई ग्रोथ में होंगे तो कंपनी कहता ऑलवेज स्टार कंडीशन भी होती है। पोटेंशियल का महीना उन्होंने बोला कि पोटेंशियल ग्रोथ होगी कंपनी की, अगर वो चाहें किसी भी दिशा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और कंपनी आगे बढ़ चली जाएगी। तीसरी कंडीशन उन्होंने बताया कि हाई ग्रोथ लो शेयर, पहले था भी लो ग्रोथ हाई शेयर था, अभी था हाई ग्रोथ लो शेयर, तो कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, उनको चांसेस फाइंड करने पड़ेंगे कि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, क्या हमारे पास वो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये कंपनी के लिए अगर कंडीशन है, मान ली कंडीशन इस कंडीशन में तो कंपनी कहते भी अपनी स्ट्रेंथ मानती है, अगर इस कंडीशन में कंपनी है इनको साथ लेके चलती है तो कंपनी अपने आप को अपॉर्चुनिटी मानती है। अगर कंडीशन कंपनी के सिर्फ यही आती है तो वीकनेस पॉइंट आता है। ये कंपनी में आएगा डॉग वाला पॉइंट, तो ये थ्रेट वाला पॉइंट आता है। मीन्स वो ऐसा पॉइंट्स कहते हैं कि कंपनी लो शेयर और लो ग्रोथ में आ रही है तो कंपनी को हमेशा डिवेस्टमेशन में जाना पड़ेगा। डिवेस्ट का मतलब होगा कि कंपनी अपने बिजनेस को किसी पॉइंट को बंद कर दे जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, दोबारा से उस ऊपर काम कर ले। 4 कंडीशन के ऊपर ये बंदा बीसीजी मॉडल है जिसको ब्रूस हेंडरसन पर्सन ने दिखाया है। दूसरा जो हमारे पास मॉडल आया है वो आया है मैकिन्से कंपनी कंसल्टेंसी मॉडल। कोई मैकिन्से पर्सन है, उसने कोई एमसी मॉडल ऐसा जी मैट्रिक्स इवॉल्व करी है, उसने अपने मॉडल में दिखाया है कि कोई भी कंपनी हमेशा तब भी चल सकती है अगर तो एक तरफ बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज में अट्रैक्टिवनेस क्या है। अगर कंपनी अट्रैक्टिवनेस को देख सके, मींस कंपनी में किन किन चीजों से कोई भी बंदे जो है एक्टिवेट भी होंगे और अट्रैक्ट भी होंगे, तो वो काम अगर कंपनी करते चले जाए तो हमेशा ग्रोथ में जाएगी। अगर ये कंडीशन वापस की तरफ मुड़ती है तो उनको लॉस होगा। इन्होंने पॉइंट में भी दिखाया है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। कंपनी के लिए अट्रैक्टिवनेस क्या हो सकता है, जब वो कंपनी चैलेंजिंग बेस पे है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको पता है कि रिस्क कहाँ कहाँ पे है लेकिन वो रिस्क को कवर करते चले जा रही है कंपनी। दूसरा बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ,
कंपनी की यूनिट स्ट्रेंथ क्या है। यूनिट स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं कंपनी के पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये कंपनी की यूनिट स्ट्रेंथ है। अगर कंपनी कंपटीशन में है तो स्ट्रेटजी आपकी काम कर रही है, स्ट्रेटजी इस तरीके से चेक होगा। अगर आप कंपटीशन में नहीं है, आप मार्केट में अकेले चल रहे हैं, हो सकता है कि आपका मार्केट में शेयर कम है, तो कंपनी को उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन, जब जब कंपनी का था मार्केट में काम कर रही होगी, कंपटीशन होगा, इन्वेस्टमेंट की उसके बाद इम्प्लीकेशन होती है कि किसी एक दिशा में काम ना करे, जहां जहां पे उसको लगता है भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं तो कंपनी ग्रोथ करते चले जाए। हर जगह पे अपने आप को होल्ड भी करे और प्रोटेक्ट भी करे। सबसे पहले मीन्स ग्रो इन्वेस्टमेंट देखे, फिर होल्ड कर ले, इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इस तरीके से अगर तो कोई भी कंपनी मार्केट में आगे बढ़ सकती है। इन्होंने लिखा है कि बॉक्स इन्वेस्ट एंड ग्रो, आप इन्वेस्टमेंट करो और ग्रोथ करते चले जाओ, फिर उस चीज को होल्ड रखो। ये नहीं कि उसको छोड़ दो, मीन्स ऑलवेज प्रोटेक्ट भी करो। जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दिया आप उसको छोड़ दो भी, चलता रहे काम, हमेशा उसके ऊपर भी वर्क करते चले जाओ। जैसे जैसे कहते हैं आपको लगे कि प्रॉब्लम कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो हार्वेस्ट और डिवेस्टमेंट, आप लोग उस चीज को बंद भी कर सकते हैं या फिर दिशा चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर आप अपनी कंपनी में अट्रैक्टिवनेस में चलेंगे, मीन्स कंपटीशन में चलेंगे और बेनिफिट लेते चले जाएंगे। उसके अलावा एक और पर्सन आता है, वो आता है होफर मैट्रिक्स। होफर जो पर्सन है अपनी कंपनी को 3 एरिया में दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और पीक, 3 सेक्शन में दिखाएगा। हमेशा कहता कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आना चाहती है तो उसको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा कौन कौन से एरिया में हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से एरिया में हम लोग एवरेज में काम कर रहे हैं और किन किन एरिया में हम लोग वीकर सेक्शन में है। ये कंपनी अलग अलग तरीके से अपने आप को चेक कर सकती है, जो भी पॉइंट सेटअप करेगी। इसने तो 4 कंडीशन बताई हैं। कंपनी का था प्रोडक्ट ए में अपनी स्ट्रेटजी जो है उसमें फाइनेंशियल एड देखेगी, जहां जहां पे अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें हमने जो पैसा लगाया है वो हमेशा कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजीज अवेलेबल थी, पैसा भी था, आपने अवेलेबल उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। प्रोडक्ट बी में कहता है आप विनर देखेंगे, कौन कौन सी जगह पे आप विनर आए हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ आप वहां पे निकल के आ जाएगी। फिर आप चॉइस कर सकते हैं भी ए प्रोडक्ट में जाए फिर बी में जाए। प्रोडक्ट सी में आपके पास होगा पोटेंशियल लूजर्स, जहां पे आपके पास चांस होंगे कि आप एवरेज में काम कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है क्या कि उन पे इन्वेस्टमेंट करी जाए या ना करी जाए। प्रोडक्ट जो डी आपके पास होगा, आपके पास जो मार्केट में डिफिकल्टीज आती हैं जब आप वीकर सेक्शन में चले जाते हो, उन डिफिकल्टीज के लिए क्या आपके पास कोई प्रॉफिटेबिलिटी मैनर है। अगर प्रॉफिटेबल मैनर है तो काम करिए, अदरवाइज 5वां ऑप्शन होता है कि आप डिवेस्टमेंट कीजिए। डिवेस्टमेंट का मतलब होगा कि आप उस प्रोडक्ट को बंद कीजिए और या फिर हार्वेस्टिंग में चले जाइए कि नई जगह पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, तभी कोई कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को चेक कर सकती है। ये भी डिपेंड करता है कंपनी का तभी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के ऊपर। जैसे जैसे कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी उसको कहते हैं वैसे वैसे नॉलेज आती चली जाती है। ये होफर पर्सन बता रहा है। उसके बाद एक पर्सन आ रहा है डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स जो बनाई जाती है कंपनी में, ये भी अलग अलग तरीके से आपके पास दिखाई। डायरेक्शन पॉलिसी में आपके पास एक तो होगा भी सेक्टरल प्रोस्पेक्ट बनाया जाएगा, मीन्स आप सेक्टर में देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, अट्रैक्टिव, एवरेज और अल्ट्रैक्टिव। मीन्स हम लोग मेन काम करने में किस जगह पे हमारे पास अट्रैक्टिव है। सबसे पहले कंपनी के लीडर जो है वो अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, हमेशा हार्डर होते हैं। ये हमेशा जो अट्रैक्टिव के मीन्स कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कई बार ये नई कोशिश करते हैं तो हार्ड मीन्स एवरेज में भी चले जाते हैं। डबल और क्विट, कई बार ये बंदे डबल भी हो जाते हैं, इनकी जो अट्रैक्टिवनेस हम बोल सकते हैं, कई बार ये बंदे क्विट भी कर जाते हैं अगर कंपनी लॉस जा रही है। इन तरीकों से कहता कंपनी देख सकती है। अगर तो लीडर ग्रोथ कर रहे हैं कस्टडियल बेस में, कई बार लीडर जो ग्रोथ करेंगे तो कंपनी की हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट में जा रही है। अगर वो सिर्फ अपनी कंपनी को कस्टडी कर रहे हैं, मीन्स कंपनी काम से देख रहे हैं जो चल रहा है, फिर कंपनी कहता है एवरेज बेस पे रहती है। अगर ये बंदे किसी फेस में विड्रॉ कर रहे हैं तो कंपनी वीक सेक्शन में। मीन्स अगर लीडर कंपनी में लगातार जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है। अगर कंपनी को कस्टडी कर रहे हैं तो एवरेज बेस पे। अगर लीडर छोड़ के जा रहे हैं तो आपको कंपनी को चाहिए कि आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने बिजनेस को बंद करने की बजाय प्रोडक्ट को बंद कीजिए, नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तभी आपका कैश जनरेशन होगा। उसके बाद एक पर्सन आता है अर्थुर द लिटिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। जो अर्थुर पर्सन है, ये अर्थुर का पूरा नाम तो वैसे बताया नहीं है, इसने कहता पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाई है। कोई भी कंपनी अगर अपनी कंपनी का तब देखना चाहती है भी, जब भी हमें कोई बेनिफिट होगा या स्ट्रेटजी हमने लगाई है तो किस तरीके से देख सकते हैं। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल चेक कर लीजिए, किस टाइम पे प्रोडक्ट जो है एम्ब्रियोनिक मोड में आया, एम्ब्रियोनिक मीन्स इंट्रोडक्शन स्टेज में आया, जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन में लेके आए और कब उसकी ग्रोथ हुई। कई बार ऐसा होता है ना भी आज इंट्रोडक्शन कर ली, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही प्रोडक्ट की। जब आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ हुई है तो उसकी मेच्योरिटी होनी कब स्टार्ट होगी वो भी आपको बताना चाहिए। मेच्योरिटी में आप डिक्लाइन दिखिए, अगर डिक्लाइन लगातार हो रहा है तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर डिक्लाइन के टाइम पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप प्रोडक्ट को दोबारा मार्केट में लेके आ सकते हैं कुछ चेंजेस करके, तो कंपनी की स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी। फिर हमारे पास आता है एक प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी, जिसको PIMS मॉडल भी बोलते हैं। ये भी एक बिजनेस में हिस्ट्री में चेक किया जाता है। कोई भी कंपनी
अगर अपनी कंपनी के प्रॉफिट को चेक कर ले कि प्रॉफिट का मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर तो मार्केट में स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है, मार्केट लेवल आपका अच्छा चल रहा है, लोगों का कंसंट्रेशन है, लोगों में पेनिट्रेशन भी, आपने मार्केट को सेगमेंटेशन भी किए हुए है, टारगेट भी किया हुआ है, कस्टमर जुड़ रहे हैं बल्कि हटने की बेकार है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट आगे बढ़ा लेगी। धीरे धीरे अपने नए प्रोडक्ट में भी काम कर सकती है। मीन्स अलग अलग लोग आएंगे तो वो भी कंपनी उसको सेटअप कर सकती है। अगर आपकी कंपनी का तो प्रॉफिटेबिलिटी 2000 इंटरप्राइज को चेक कर तो देखें अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि एक कंपनी एक जैसी नहीं होती, पूरी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही होती हैं। अगर आपका प्रॉफिट उनके मुकाबले डाउन हो रहा है तो आप कहता पीछे हट सकते हैं, उस प्रोडक्ट को छोड़ के नए प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर एक हमारे पास आता है स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स जो हमेशा कंपनी में जब दिखाई जाएगी वो कंपनी में कंपेटिटिव एडवांटेज देखा जाएगा और कंपनी की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। इन्होंने स्पेस मैट्रिक इस तरीके से बनाई है। यहाँ कंपनी अपने एडवांटेज को देखते हुए कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं, यहाँ कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाती है, जो भी कंपनी की स्ट्रेंथ होने वाली है। जो ऊपर आपको दिखाएगी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी कंपनी। अगर नीचे हम दिखा रहे हैं इन्वायरमेंट नहीं, इन्फोर्समेंट बोल सकते हैं, कंपनी इन्फोर्समेंट में जाती है। मीन्स उसको लगता है कि स्टेबल रहने के लिए कई बार उसको खुद इन्फोर्समेंट करना होता है, क्या काम कर सकते हैं। फाइनेंस में इन्फोर्समेंट होगी ना, पैसा बढ़ाना है या कम करना है। अगर तो कंपनी कहता भी लगातार एडवांटेज लेगी तो एडवांटेज किस तरीके से लेगी, कंजर्वेटिव में। अगर कंपनी को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, पैसा उसका एडवांटेज में चल रहा है, कंपनी एडवांटेज में, तो कंपनी बेनिफिट में रहती है। उन्होंने लिखा है कि कंजर्वेटिव में कंपनी लगातार कंपनी में काम करेगी। अगर कंपनी इस कंडीशन में आ जाएगी, एडवांटेज लेने के लिए बार बार उसको इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी डिप्रेसिव है। मीन्स हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं पे जगह पे बचाने की कोशिश कर रही है पैसा लगा के। फिर इधर भी चलेंगे, अगर कंपनी स्ट्रांग है और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है अग्रेसिव मोड में है, नया कुछ ना कुछ मार्केट में जरूर करेगी। अगर कंपनी इस तरीके से आती है, स्टेबिलिटी भी है मार्केट में और स्ट्रेंथ भी दिखा रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी मार्केट में कंपटीशन में चल रही है, कंपटीशन लगातार कर रही है। कंपनी को प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ कंडीशन में आती है। तो अगर कंपनी आपकी इस कंडीशन में आ रही है तो कंपनी को सोचना पड़ता है कि हम मार्केट में जो स्ट्रेटजी लगाई थी कि हमारे लिए बेनिफिट है या फिर नहीं। उसके बाद एक मॉडल और बनाया उन्होंने, QSPM, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स। कंपनी जो है अपनी स्ट्रेटजी सेटअप कर लेगी, उसमें कंपनी में ये देखेगी कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज उनके पास क्या है और एक्सटर्नल थ्रेट क्या है। कंपनी अपनी स्ट्रेटजी वहां पर भी चेक कर सकती है। जब जब कंपनी को बाहर से अपॉर्चुनिटीज मिली, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या कंपनी ने उसका बेनिफिट मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज इन्होंने लिखी हुई हैं। मीन्स आपके जो सप्लायर्स हैं, क्या आपके ऊपर वो काम कर रहे हैं, क्या आप लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके पास फॉरेंसिक कोई रीजंस हैं, कोई नया कोई काम करने जा रहे हैं, क्या आपके पास कंपनी की बाइंग पावर अच्छी है या नहीं है। ये कंपनी की एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज है। कंपनी के लिए थ्रेट भी हो सकते हैं कि नए पब्लिक आ जाए या फिर नए लॉ आ जाए, नए कोई राइजिंग लेबर कॉस्ट बढ़ जाए या फिर मार्केट में नए टैक्स बढ़ जाए, तो ये कंपनी का थ्रेट है। क्या कंपनी इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर काम कर रही है। अगर तो कंपनी एक्सटर्नल चीज़ों को हैंडल प्रॉपर कर रही है तो कंपनी ऑलवेज आगे चलती है। मीन स्ट्रेटजी अच्छी है, क्योंकि इंटरनल अच्छा तभी होगा अगर कंपनी बाहर को अच्छा बना के चल रही है। हम रूल अंदर बना के सही चल रहे हैं लेकिन बाहर कंपनी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कंपनी चल नहीं सकती। तो ये अपॉर्चुनिटी जो मॉडल बता रहा है तो कहता है आप क्वांटिटी बेस पे अगर बाहर की कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे तो कंपनी स्ट्रेटजीज अच्छी ही मानी जाती हैं। एक उसके बाद एक फ्रेमवर्क बना है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, कंपनी ऑलवेज अपने आप को स्ट्रेटजी को जस्टिफाई करते चले जाए कि मार्केट में क्यों है। जैसे कंपनी का कंपटीशन में आएगी तो हमेशा ये देखेगी कि भाई हमने अगर स्ट्रेटजी बनाई है तो क्यों बनाई है, हो ये स्ट्रेटजी बनाई गई तो किसके लिए बनाई गई, कब बनाई गई स्ट्रेटजी, और उसका आज के टाइम में हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। मीन्स आप लोग जो भी पहले टारगेट सेटअप किए थे उसका एक्चुअल रिजल्ट देख लीजिए। तो कोई भी कंपनी अपने इस चीज़ को कहता है पेरेंटिंग फ्रेमवर्क को इजिली भी सेटअप कर सकती है। इस फ्रेमवर्क में जो स्टाइल्स होंगे क्या क्या होंगे, सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लानिंग कीजिए। स्ट्रेटजी प्लानिंग करोगे तो स्ट्रेटजी के ऊपर कंट्रोल भी कीजिए। मीन्स आप बोल सकते हो कि मैं कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेटअप पहले कर लूंगा। अगर मैं स्टैंडर्ड सेटअप कर रहा हूँ तो इसके ऊपर सेकंड मेरा काम जो होगा स्टैंडर्ड को कंट्रोल करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा, कौन कौन बंदे इसके अंदर काम करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो मैंने स्ट्रेटजी मार्केट में सेटअप कर दी है उसके ऊपर ध्यान रखना स्टार्ट किया, पैसा लगा के काम चलेगा। अगर फाइनेंशियल कंट्रोल होगा तो कोई भी कंपनी कहता आज इजिली बेस पे मार्केट में अपने आप को आगे ले जा सकती है, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी ही होगी।
प्रोपोजिशन भी बताई है कि इस अप्रोच के लिए सबसे पहले कहते हैं जस्टिफाइंग द पेरेंट। हमेशा अपने बिजनेस को जस्टिफाई जरूर कीजिए, मार्केट में क्यों आए हैं, आपका आने का पीछे मकसद क्या है, कि आप उस दिशा में बिजनेस कर रहे हैं जिस दिशा में आपने स्टार्टिंग किया था, जो आपने सोच के आए थे। उसका एडवांटेज, जिन लोगों के लिए आपने बिजनेस किया उन लोगों को कोई एडवांटेज भी है आपके साथ जुड़ने का। ऐसा तो ना हो कि प्रोडक्ट आप ऐसा बना रहे, बंदा एक बार यूज करे उसका कोई बेनिफिट ही नहीं नजर आ रहा, तो उसका बेनिफिट भी मिल सके। हम लोग ऑलवेज देखते हैं ना, जो भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ ऐसी टैगलाइन जरूर लगा देते हैं जिससे हम दिखाना चाहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करने में बेनिफिट ही होने वाला है। वैल्यू डिस्ट्रक्शन, जो भी आपने विजन लेके आए हैं उसकी वैल्यू को डिस्ट्रक्शन विजन लेके, मीन जो जितना पैसा आपने लगाया है क्या उतना पैसा आप उसमें से कवर भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मीन उसमें ब्रेक इन पॉइंट का होना जरूरी है। लेटरल सिनर्जीज, अगर आप जो प्रोडक्ट लेके आए हैं फ्यूचर में इसके लिए आगे क्या क्या प्लानिंग आप लोग लेके बैठे हुए हैं, इसकी वैल्यू क्रिएशन करना जरूरी है। मार्केट में अगर वैल्यू बन जाएगी तो आप मार्केट में धीरे धीरे नए प्रोडक्ट भी उतार सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को वैसा भी जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कभी ऐसी कंडीशन आए कि कॉर्पोरेट के ऑफिस में या मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं कि आपके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन फेल हो रहे हैं। इस कंडीशन में जब आप स्टार्ट किए आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो आप डाइवर्सिफाई कर जाएगी। फाइनेंशियल कंट्रोल को चेंज करिए, किसी और दिशा में पैसा लगाइए। हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्केट में फिट रहने के लिए, फिट रहने का मतलब होता है कि कंपटीशन में जुड़े रहें। जब जब कंपटीशन से बाहर आएंगे तो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को डिफाइन जरूर कीजिए कि जो मैनेजमेंट हमने रखी हुई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि हमारे लिए बेनिफिट वाले हैं या फिर नहीं। लास्ट में एक अप्रोच आपके पास जो आ रही है वो पैचिंग अप्रोच। पैचिंग अप्रोच जब भी मार्केट में आएगी वो सिर्फ 4 कंडीशन से देखी जाएगी कंपनी में, अपने आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जहाँ जहाँ पे कोई वीकनेस आ रही है वहाँ पे अपने कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाना जरूरी है। जब जब आपको लगे कि आप वीकर सेक्शन में चले गए हैं तो वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। उसके अलावा एक आपके पास लास्ट में टेक्निक है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। आप जब भी मार्केट में आएंगे तो इंडस्ट्रीज का एनालिसिस जरूर कर लें। इंडस्ट्रीज को एनालिसिस करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। ये तो वैसे तो आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ कंपनी का एनालिसिस दिखाया गया है। फ्रेमवर्क जो बनेगा सबसे पहले तो कहता है इंडस्ट्री के फीचर होने चाहिए आपके पास। अगर इंडस्ट्री के फीचर्स के मीन्स कंपनी किस दिशा में काम करने के लिए आई है। दूसरा, इंडस्ट्री की बाउंड्रीज, आपको अपना एरिया पता होना चाहिए कितने एरिया में आप लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री की बाउंड्री पता है तो आप मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड होगा कि इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट, इंटरनल कैसा है प्लस एक्सटर्नल कैसा है। फिर आएगा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, कंपनी में जो काम हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है, ये ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी सेग्रीगेट होनी जरूरी है। फिर आएगी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस, आपने काम भी सेटअप कर लिया, स्ट्रक्चर भी सेटअप कर लिया, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्या आप लोग मार्केट में अपना प्रोडक्ट लगातार बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। इंडस्ट्री की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होगा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आईटी सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं। अगर तो इंडस्ट्री के प्रति अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, कस्टमर आपके बढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट रेडी कर सकती है। मीन फ्यूचर नया सोच सकती है, नया फ्यूचर के बारे में आगे बढ़ सकती है। अगर कंपनी की अट्रैक्टिवनेस डाउन हो रही है तो आप बोलेंगे कंपनी को दोबारा से इसके ऊपर काम करना जरूरी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। कंपटीशन एनवायरनमेंट में कंपनी बनी रहेगी तो ऑलवेज बेनिफिट होगा। जब कंपनी एनवायरनमेंट से डाउन होगी, कंपटीशन से डाउन होगी तो उसको दोबारा से डी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ये थे आपकी अलग अलग पर्सन के हिसाब से या फिर अलग अलग थ्योरी जो कंपनी यूज करती हैं सिर्फ अपनी लगाई हुई स्ट्रेटजीज को चेक करने के लिए, उनको उसका बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। किसी भी कंपनी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगी, स्ट्रेटजी तभी लागू हो सकती है अगर उसमें लीडरशिप होगी। तो मतलब कंपनी के लिए जरूरी है कि जब भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आएगी तो उसमें लीडरशिप को जरूर लेके आए। कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी एरिया में लीड करने वाला होना चाहिए, तब भी स्ट्रेटेजिक जो है लीडरशिप स्टाइल में कंप्लीट हो सकती है। लीडरशिप हमें क्या होगा, लीडरशिप एक ऐसी प्रैक्टिस है जब हम वर्क वॉलंटरी एसेंशियली तो वर्ड्स ऑफ कम्प्लीटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल, जब हम अपनी कंपनी के लिए वॉलंटरी लोगों से काम करवा सकते हैं। मीन जिन लोगों को बोले हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे तो कंपनी के टारगेट अचीव होंगे। ये कंपनी में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप हमेशा यूज की जाती है, हमेशा फोकस ऑन शॉर्ट टर्म डे टू डे ऑपरेशंस में। जो कंपनी के डे टू डे ऑप्शन काम के होने वाले हैं या फिर शॉर्ट टर्म एक महीने के टारगेट आपको मिले हैं, वहाँ पे लीडरशिप होती ही होती है। लीडरशिप में ऐसा कल्चर होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑलवेज आपस में एक दूसरे से बात करते चले जाएंगे। जो कंपनी कुछ नया लॉन्च करने के लिए लेके आई है उनको कम्युनिकेट करके इजीली बेस पे जब भी नेसेसरी होगा तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपना टारगेट अचीव करते चले जाएंगे। स्ट्रेटेजिक लीडर्स हु हैव शेप्ड देयर कंपनीज, ऐसे कौन कौन से पर्सन्स के बारे में नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को शेप दिया है। वैसे स्ट्रेटेजिक सबसे पहले बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आज के टाइम में आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कितनी अच्छे तरीके से मार्केट में चल रही है। इन्होंने स्ट्रेटेजीज को बनाया और उसको सपोर्ट भी किया।
नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस, इन्फोसिस कंपनी नारायण मूर्ति के द्वारा चलती है, उसने भी अपनी कंपनी को एक स्ट्रेटजी लीडर में ही काम किया। रतन टाटा ऑफ टाटा मोटर, आपने टाटा मोटर के बारे में सुना, वो एक अंकल दिखाते हैं कई बार रतन, उन्होंने देखो क्या सोचा था पुराने टाइम में गाड़ियां, और आज के टाइम में उनकी गाड़ियां कितनी तरीके से मार्केट में चल रही। जैक वेल्च ऑफ जर्मन इलेक्ट्रिक, जेफ ब्रोज फॉर अमेजोन, और ज्ञानी अंगेली ऑफ फिएट, ये अलग अलग कंपनीज हैं। ये सारे स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई, मार्केट में बिजनेस लगाया, फिर उनको एक फ्रेमवर्क दिए, कम्युनिकेट करते चले गए लोगों के साथ, वैसे वैसे लोगों को जोड़ते चले गए और बिजनेस आगे बढ़ते चले गए और टारगेट अचीव करते चले गए। स्ट्रेटजिक लीडरशिप का रोल क्या होता है, हम लोग कहता अभी क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट, जो कुछ हम लोग हमारी इंटेंशंस हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी सोच क्या कह रही है, वो हम उसको इस बेस पे क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें स्ट्रेटजी पता होगी। सेटिंग द डायरेक्शंस, आप स्ट्रेटजिक लीडरशिप में तो आप डायरेक्शन सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि लीडर जो पर्सन होता है दिशा में काम करने के लिए सोचते हैं, जो काम उनको बोला जाए। बिल्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, जो कंपनी आज सेटअप होगी धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती चली जाएगी। शेपिंग ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो भी बंदा आपकी कंपनी में आएगा उसको ऐसा लगेगा कि इसमें हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे ऊपर बर्डन नहीं है कंपनी, हम ऐसा नहीं है कि 8 घंटे सिर्फ काम करते हैं पैसे लेते हैं, 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं जिसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में हो सकता है। इंस्टिलिंग एथिकल बिहेवियर, आपकी कंपनी में जो एथिकल बिहेवियर है वो लगातार चलता ही रहता है, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन के काम होते हैं, हर एक बंदा अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करके चले जाएगा। चैलेंजिंग क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में, चैलेंजिंग सबसे पहले की डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, एम्पावर मैनेजर्स और डिसेंट्रलाइज अथॉरिटीज। सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं क्योंकि जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हो उन सभी मैनेजर से फॉलो करवाना, लेबर के साथ मैन कंट्रोल काम करना या फिर वेस्टेज को रोकना, ये चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि जो हम लोग डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी जैसे कंपनी टॉप की है, सेंट्रलाइज बेस पे काम चलता होता है, कई बार कुछ बंदे डिसेंट्रलाइज हो गए नहीं, जैसे हम बोले कि लेबर ने अपनी यूनियन बना ली, कुछ बंदे जानबूझ के वर्क प्लेस में अपने काम इनिशिएटिव्स को रोकते हैं, नए काम होना नहीं देते, तो ये सब भी कंपनी में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लिए डिफिकल्टीज होती हैं। आपके पास ऐसा इन्होंने पैराग्राफ बनाया है, कहता कंपनी में जब भी कोई बंदा को एक दूसरे बंदे को परस्यूट करना स्टार्ट कर दें, हो सकते हैं लोग अपने आप को बाहर समझें, कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी प्रशंसा दिखाए ही ना, तो ये कभी कभी कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी कोई कंपनी इनोवेशन करने बैठे तो सब लोग ना करने वाले पहले बैठे हों, मीन जो बंदे खुद बोलते हैं कि हमारे ये काम रिजिड है, ये हो ही नहीं सकते, तो वहाँ पर ये कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। लीडरशिप अप्रोचेस क्या है, लीडरशिप अप्रोचेस को इन्होंने एक पिक्चर में दिखाया है कि लीडरशिप जो स्टाइल्स होते हैं किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होती है ट्रांजेक्शन लीडरशिप। ट्रांजेक्शन क्या होती है कि टॉप मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, लीडर सब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा, उसको फॉलो कराएगा। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि लीडर्स जब भी देखा कि विजन खुद ब्रिंग करेगा, कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो हो सकते हैं, वो विजन सेटअप करेगा, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। थर्ड होते हैं चेयरमैस्टिक एंड विजनरी लीडरशिप। चेयरमैस्टिक होते हैं कोई चेयरपर्सन की तरह आते हैं, जैसे कि नेता का लड़का नेता बन गया, राजा का लड़का राजा बन गया। ऐसे लीडर जो पहले थे उनके आगे बच्चे हैं वो भी लीडर्स हैं, लेकिन वो विजनरी बेस पे आते हैं, कुछ नया लेके आएंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि एयरलाइंस की एग्जांपल ले लो, अंबानी की तरफ से चलाएगी, लेकिन उनके बच्चे आज के टाइम में नई विजन्स के साथ आए हैं वही लीडर्स, वो भी कंपनी चला रहे हैं। एक लड़का जो है जंगलात महकमे ऐसा कुछ काम कर रहा है, मतलब कि अपना ही बिजनेस चला रहा है, उसने जानवरों का ध्यान रख रहा है, उससे मेडिसिन बन रही है। दूसरा लड़का कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को आगे लेके आया नई विजन के साथ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अंबानी का बिजनेस हो चुके हैं आप देखते हैं, तो इस तरह के लीडर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। चेयरमैस्टिक लीडर के बारे में एग्जाम्पल अलग अलग दी हुई हैं। मार्क बेनिक ऑफ सेल्सफोर्स, एलन मस्क ऑफ टेस्ला, टिम कॉक ऑफ एप्पल, इंदिरा नूरी ऑफ पेप्सी कंपनी, ब्रेन चेस्की ऑफ एयरबीएनबी। एयरबीएनबी कभी सुना है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? एयरबीएनबी, अगर मान लीजिए हम लोग मेक माई ट्रिप देखते हैं ना, मेक माई ट्रिप चले गोवा की होटल बुकिंग में एयरबीएनबी भी होटल बुकिंग ही है। ये कोई ब्रेन चेस्की है, कोई बाहर की कंट्री का पर्सन है, उसने एयरबीएनबी एक सॉफ्टवेयर सेटअप किया हुआ है अलग अलग एरिया में, सारी कंट्रीज का आप देख सकते हैं, जिस कंट्री को डालेंगे उसी कंट्री में जहाँ पे टूरिज्म है वहाँ पे घरों में फैसिलिटीज दिलवाने का काम करते हैं। कि बंदे को होटल में जाके कई बार बंदे बोलते हैं ना घर जैसा माहौल चाहिए, तो आपको लोगों के घर ऐसे बने हुए हैं पहाड़ी एरिया में जाके, टूरिज्म एरिया में भी आप घर आपको रेंट पे मिल जाएगा, आप खुद उसमें बनाइए, खाइए, पहनाइए, सब कुछ कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं मतलब। उसके बाद है कॉर्पोरेट कल्चर। जब भी कंपनी स्ट्रेटेजी लीडरशिप में जाएगी तो कॉर्पोरेट का कल्चर हमेशा देखा जाएगा। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब हम बोल सकते हैं कंपनी के रूल्स, उसके पर्पस, क्यों कंपनी मार्केट में आई है, उसके वैल्यूज क्या हैं, उसका विजन क्या है,
जो विजन है उसके प्रति कंपनी ने स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है, कंपनी ने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ, कंपनी में काम किस तरीके से हो रहा है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस तरीके से सॉल्व हो रही हैं। उसके बाद पार्टनरशिप वर्किंग, जो कंपनी में काम कर रहे हैं बंदे टुगेदर कैसे काम कर रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेशन अच्छा है, कॉर्पोरेशन लेवल अच्छा है, टीम वर्क अच्छा है, तो कंपनी का ये सारा कॉर्पोरेट कल्चर ही होता है। मीन्स जब कंपनी अपने टोटल इन्वायरमेंट को डिफाइन करती है उसको कॉर्पोरेट कल्चर ही बोला जाता है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, कंपनी के कल्चर का एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम 6 एलिमेंट देख सकते हैं। गुड वर्क कल्चर हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द फिगर बिलो। अगर किसी कंपनी में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो हम बोल सकते हैं कि कल्चर कंपनी का अच्छा है। सबसे पहले तो कहते हैं कम्युनिटी में काम करवाया जाए। कम्युनिटी का मतलब होता है कि सिंगल बंदों को छोड़ा ना जाए, ग्रुप में काम करवाया जाए, सब लोगों को एक जैसा ही समझा जाए। जो बंदा कंपनी में आएगा किस धर्म से आया है, किस कास्ट से आया है, किस एरिया से आया है, डज नॉट मैटर, क्या लैंग्वेज है, हम लोग सीधे एक दिशा में ही काम करने वाले। फेयरनेस मीन सबके लिए आप एक फेयर होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, सब लोग उसी को ही फॉलो करेंगे, अलग अलग बंदे के लिए अलग रूल नहीं होंगे। ट्रस्टवर्थी मैनेजमेंट, ट्रस्टवर्थी मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट जो बोल रही है वो आपने काम कंप्लीट भी करे। जो लेबर को बोला गया कि आज आप इस दिशा में आए हैं तो आपको आगे बढ़ाने का काम होगा, वो काम होना भी चाहिए। और कंपनी में इनोवेशन हमेशा होनी चाहिए। इनोवेशन कुछ नया होना चाहिए, नया होगा तो कंपनी ऑलवेज आगे बढ़ेगी, लेबर भी जरूर काम करेगी। क्योंकि जब कोई बंदा एक काम लगातार करता चला जाता है ना तो उसको बोरिंग महसूस होता है कि बार बार मुझे यही काम करना पड़ा है। ट्रस्ट, कंपनी में सबका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर सब लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कुछ इनोवेशन आएगी सब लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं कंपनी का कल्चर अच्छा है। और केयरिंग, सब लोगों को केयरिंग की जाए। जब किसी बंदे को प्रॉब्लम्स आए उसको ट्रेनिंग दी जाए काम के प्रति। अगर कोई सोशली हेल्प की जरूरत है तो उनकी सोशल हेल्प भी की जाए। तो कंपनी का कल्चर हमेशा अच्छा होगा और एम्प्लॉय का बिहेवियर लगातार कंपनी के लिए फेवर वाला होगा। ऑलवेज कंपनी में लगा रहता है एम्प्लॉयज में। इन्होंने केस स्टडी बताई है यूनिलीवर वर्क कल्चर। हिंदुस्तान यूनिलीवर कल्चर के एग्जांपल आपने दी हुई उन्होंने, तो कंपनी का था इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी में चैलेंजिंग कल्चर होंगे, कंपनी ऑलवेज चैलेंजेस को फॉलो कर रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो कंपनी कल्चर अच्छा माना जाएगा। फिर आता है मैनेजिंग कल्चर चेंज। अगर कंपनी में कभी भी कल्चर में चेंजेस आए तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हाईलाइट की थिंग्स और डोमिनेंट वैल्यूज। कंपनी में की थिंग्स क्या हैं जिनके ऊपर कंपनी काम करना चाहती है और उनकी वैल्यू लोगों को समझाई जाए। रिलेट टू द लेजेंड्स एंड द स्टोरीज। ऑलवेज कंपनी कुछ नया लेके आए, मान लो चैलेंज के मतलब ये कंपनी कुछ नया लेके आए, लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो कंपनी अगर कहता है उसके लिए कोई स्टोरी बनाए, कोई लेजेंड्स को लेके आए जो वो बंदे उस चीज को डिफाइन कर सके और जिसको लोग फॉलो करते हैं। रिवॉर्डिंग बिहेवियर, कंपनी में नए काम के प्रति रिवॉर्ड सेटअप कर दो, जो बंदा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलने वाला, तो मे भी लोग जुड़ जाएंगे। हायरिंग एंड रिक्रूटिंग एफिशिएंटली, जिन लोगों को रख रहे हो एफिशिएंटली तरीके से रखो। ऐसे नहीं है किसी बंदे को कंपनी में रख लो, हमेशा कोशिश की जाए कि जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी डिजायर्स हैं उसके हिसाब से हमारे पर्सन आने चाहिए। मेकिंग चेंजेस, ऑलवेज कंपनी की पॉलिसीज में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करें। सेटिंग एग्जाम्पल्स, ऑलवेज कोशिश कीजिए कि कंपनी जो काम करने जा रही है वो एग्जाम्पल बेस पे हो, लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, बंदे को ये ना लगे कि हमारे ऊपर बर्डन हो रहा है। कई बार हम लोग ऐसे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, स्पेशल मूवीज से देख सकते हैं, बहुत सारी मूवीज ऐसे आती हैं जिसमें स्पेशल एग्जाम्पल सेटअप की जाती है, तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो लोग उसको देख के समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये काम होने चाहिए। मैनेजिंग क्लैशेस इन कल्चर, अगर आपके कल्चर में क्या था कभी बार झगड़े आ जाए तो उनको कैसे मैनेज करना जरूरी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब दोनों पार्टीज के कल्चर को समझने की कोशिश की जाए, बैठ के दोनों पार्टीज की सुनी जाए और उन दोनों में किसकी गलती है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट कल्चर्स हमारे पास हो सकते हैं कि आपको कोशिश कीजिए तो दोनों को सेपरेशन कर दीजिए, दोनों पार्टीज को अलग अलग कर दो। अदरवाइज डीकल्चरेशन का मतलब दोनों पार्टीज को बाहर भी निकाल सकते हैं, ये भी कंपनी का मेथड होता है क्लैशेस को दूर करने का। फिर हमारी कंपनी में आता है इंट्राप्रन्योरशिप, एक होता है इंटरप्रन्योरशिप, एक होता है इंट्राप्रन्योरशिप। इंट्राप्रन्योरशिप क्या होता है आज के टाइम में, वैसे तो पहले हम इंटरप्रन्योरशिप पढ़ें तो ये चीज क्लियर होगी। चलिए भी, इंट्राप्रन्योरशिप क्या होती है, कोई भी ऐसे पर्सन जिनके पास स्किल्स तो होती हैं लेकिन अपनी स्किल से बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, वो किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्किल्स हैं, आपके पास विजन्स भी हैं, कुछ नया आप कर सकते हैं, आपको एज ए हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्ट कई बंदों के पास स्किल्स होती हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि पैसे की कमी की वजह से या फिर फैमिली सपोर्ट की वजह से या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते, लेकिन किसी कंपनियों में काम करके अपनी स्किल्स उन कंपनियों को देते हैं और उन कंपनी के बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंट्राप्रन्योरशिप। इसमें एक इंटरप्रन्योरशिप भी आती है, जब बंदा अपनी स्किल से अपना बिजनेस चलाता है उसको इंटरप्रन्योरशिप बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरप्रन्योरशिप की। कोई भी इंटरप्रन्योर पर्सन
जो अपना बिजनेस नहीं चला पाता लेकिन किसी कंपनी के बिजनेस को आगे रन करवाता है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्राप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप के? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे पर्सन जो किसी ना किसी फील्ड में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, उनमें जेंडर जेंडर कुछ नहीं देखा जाता, कल्चर कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन वो बिजनेस अलग लेके बैठते हैं। इनोवेटिव अप्रोच, इसको कितना वो है, जाने की इतनी जल्दी हो रही है दुनिया। इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव अप्रोच होती है, ये बंदे कुछ नया करने वाले होते हैं, वर्कर की तरह काम करेंगे किसी बिजनेस में। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रेस्टोरेशन, ये ऑलवेज बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज में परसेप्शन लेवल पे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लोगों की सोच होगी वैसे वैसे चीजें आगे करते चले जाएंगे। म्यूचुअल बेनिफिट, ये इंटरप्रेन्योरशिप जो पर्सन होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट में काम करते हैं, अगर अपनी स्किल्स देंगे तो कंपनी से उनका बेनिफिट भी जरूर लेते हैं। मीन्स कंपनी में काम कर रहे होंगे, पैसा उनका नहीं होगा, लेकिन कंपनी में स्किल्स दे होंगे तो उसमें बेनिफिट अपना लेंगे। सैलरी बेस पे काम नहीं करते, जैसे हम बोल सकते हैं कमीशन बेस पे भी कई बार कंपनी में काम कर लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क, ये रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करके चलेंगे, प्लान बना के चलेंगे, जो जो रिस्क आने वाले हैं उसके लिए प्लानिंग पहले से ही रेडी रखते हैं। नो इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो बंदे नहीं करते हैं इंटरप्रेन्योर वाले। मीन्स वो किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। प्रोसेस क्या हो सकती है इंटरप्रेन्योरशिप की? इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे, उनको कोई नई कोई आइडिया देंगे, ये उनका फर्स्ट स्टेप है कंपनी स्टार्ट में। उसके बाद फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ आइडियाज सूटेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ये देखेंगे कंपनी के लिए क्या गोल्स हो सकते हैं, जो वैल्यूज है विजन है उनको कैसे सूटेबल किया जा सकता है, हमारे आइडियाज क्या कंपनी के लिए बेनिफिट वाले हैं या नहीं है, वो चीज चेक करेंगे। सेवरल एंगल से कंपनी को चेक करेंगे कि हमारी कंपनी में कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, जो जो नए काम हो सकते हैं कंपनी में, जैसे कि कंपनी को मैनेजर हायर कर लिया, कंपनी मैनेजर ऑलवेज किसी को हायर कर रही है, या फिर डायरेक्टर को देखेंगे उसके पास क्या आइडियाज हैं, तो वो इंप्रूवमेंट करता ही करता है कंपनी में नए आगे। फोर्थ फेज में कंपनी में हमेशा देखा गया अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, अलग अलग पार्टीज अलग अलग टीम्स को उनमें सेग्रीगेट करेगा, कोलीग्स को भी साथ में जोड़ेगा, इन्वेस्टर को भी जोड़ेगा, कंज्यूमर्स को भी देखेगा, कस्टमर को भी देखेगा। पांचवा जो स्टेप होगा उसका देखेगा कंपनी की स्वॉट एनालिसिस, कंपनी किन किन एरिया में आगे बढ़ गई, किन किन एरिया में पीछे खड़ी है। लास्ट स्टेप में अपने आप को जस्टिफाइड करने को जोगा कि कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए क्या वो एप्लीकेबल हैं, सब लोग उसमें वाइबिलिटी भी देख रहे हैं अपने, क्या कंपनी को लग रहा है कि हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो फिर वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। बेनिफिट क्या होंगे इंटरप्रेन्योरशिप के? शेयर आइडिया शेयर हो जाते हैं, मेरी स्किल्स हैं, आपका पैसा है, हम लोग शेयर में काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एम्प्लॉय पोटेंशियल्स, आप इजीली बेस पे देख सकते हो कि एम्प्लॉयज जो हमारे पास काम कर रहे हैं वो कौन से पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं, बाकी को हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। डिवॉल्व लीडरशिप, आप अपनी कंपनी में लीडरशिप को भी लेके आ सकते हो, क्योंकि जो बंदा स्किल के साथ आएगा वो लीडर बन जाएगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। प्रोवाइड कम्पिटेटिव एज, कंपनी कहाँ कहाँ पे कंपटीशन में जा सकती है वो आपको एक एरिया प्रोवाइड कर देगा। प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स होंगी कंपनी में इंट्राप्रेन्योर की वो प्रैक्टिकल होंगी, मीन्स उस बंदे ने वो सारी काम सोचे होते हैं वो काम कैसे कंप्लीट वो कर सकते हैं। पॉजिटिव चेंज, हमेशा कंपनी के लिए पॉजिटिविटी में काम करता है, मीन्स ये नहीं होगा कंपनी कभी बार ऑलवेज लॉस में जाएगी, पॉजिटिव में काम करेगा। इंट्राप्रेन्योरशिप जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे कुछ इशू भी बताए हैं। सबसे पहले एक्वायरिंग टैलेंट को एक्वायर करना ये बहुत बड़ी मुश्किल होता है। दूसरा स्केर रिसोर्सेज, जो टैलेंट में स्केर मिलते हैं, सब लोग इंट्राप्रेन्योर नहीं होते भी स्किल्स के साथ बिजनेस किसी कंपनी को चलाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्किल्स होती हैं लेकिन बताते ही नहीं है किसी को। उसके बाद मल्टीपल सीईओ, बहुत सारे कंपनी के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव से जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ऑफिसर बन जाएंगे। गेनिंग मार्केट रिस्पॉन्स, मार्केट में रिस्पॉन्स लेना कोई अच्छी बात बहुत सिंपल बात नहीं है कि सब लोग आपको रिस्पॉन्स कर देंगे, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताई जैसे कि गूगल ईमेल टूल, उसके बाद एप्पल की मैक्रोनिक्स एग्जांपल बनाया, उसमें फेसबुक में कोई हैक्टोनॉट्स कोई ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने, ये सारी एग्जांपल इंट्राप्रेन्योरशिप की हैं। काम तो चल ही रहे थे फेसबुक वाले, लेकिन उसमें कोई नया बंदा है उसने ये चीज सेटअप उसमें करवा दिया। फिर आती है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जब कोई बंदा अपनी स्किल से अपना ही बिजनेस स्टार्ट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती हैं? ये बंदे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक बेस पे हम बोल सकते हैं कि इनको किसी बंदे को एक फिल्म को मैनेज करने के लिए बोला जाए, बंदा इजीली बेस पे मैनेज कर जाए, वो इंटरप्रेन्योर ही होगा। इस बंदे के पास अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी सपोर्ट होती है, फैमिली की भी सपोर्ट होती है, मीन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल जाती है, ऐसे बंदे आइडियाज लेके आते हैं। ये इंटरप्रेन्योर की स्किल्स हैं। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर कितने प्रकार के होंगे? स्मॉल बिजनेस, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए। कुछ होते हैं लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योर्स जो बड़ी बड़ी संस्थान चलाएंगे, अपने बिजनेस को रैपिड ग्रोथ में दिखाना चाहेंगे, आज बिजनेस स्टार्ट होगा आज ही ग्रोथ में आना स्टार्ट हो गए, तो ऐसे को लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप, किसी स्केल को सेटअप कर लेंगे, मीन्स हमने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, धीरे धीरे स्केल को आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योरशिप, जो आज इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर, जो अपने एरिया में ही, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ एरिया मान लीजिए झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ऐसे ऐसे एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लेडीज भी ऐसी हैं
या कुछ जेंट्स ऐसे हैं अपने एरिया के लोगों को डेवलप करते हैं। जैसे तो जैसे हम बोल सकते हैं कि आदिवासी लोग देखिए ना, कुछ उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा आदिवासी ग्रुप मिलकर ही बिजनेस कर रहा है, तो उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप, जो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे जैसे कंपनी में जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ हमें सीजन के अकॉर्डिंग काम करना है तो इन्वायरमेंटल पर भी मिल जाएंगे। टेक्नोप्रेन्योर्स, टेक्नोप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। कई बार आपको बंदे कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो टेक्नोलॉजी में, जैसे एग्जांपल कुछ एक पीछे भी आई थी एक दो बच्चों के, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो उनको सब कुछ पता होता है, गूगल से भी फास्ट है वो बच्चे, कुछ भी पूछ लो सारा कुछ पता उन लोगों को, ऐसे उनको टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। हस्लर एंटरप्रेन्योर, हस्लर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो भी थिंकर ड्रिवन होते हैं, मीन्स जो भी मतलब हमारे बोल सकते हैं रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करने वाले पर्सन्स होते हैं। ऐसे पर्सन्स आपको हस्लर एंटरप्रेन्योर बोले जाएंगे, मीन्स वो डिफरेंटेशन वाले होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस क्या है, जनरेशन दी आइडिया, आइडिया को जनरेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी को वैल्यूएट करेंगे, जब अपॉर्चुनिटी आएगी अपने बिजनेस को प्लानिंग में लेके आ जाएंगे, उसको प्लानिंग को लागू करने के बारे में सोचेंगे, फिर उसके लिए कंपनी बना देंगे, कंपनी की फिर डेवलपमेंट करवाते चले जाएंगे। ये सारे पर्सन इस तरीके से ही काम करते हैं। एग्जाम्पल आप एलन मस्क की ले सकते हैं, फाउंडर ऑफ दी, हम बोल सकते हैं एलन मस्क का टेस्ला कंपनी का फाउंडर है, उसने टेस्ला कंपनी आज के टाइम में उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। कहाँ पर है टेस्ला कंपनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, लेकिन इस बंदे ने ये भी बोला कि आने वाले टाइम में हम इंडिया में अपना लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट और इंडिया में बिजनेस भी करेंगे। उसके बाद थॉमस एडिसन, ये भी कोई इलेक्ट्रिकल पर्सन वाला है। सैम वॉल्टन, ये वॉलमार्ट का पर्सन है। तो ये सारे पर्सन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने अपने बिजनेस चलाए हुए हैं। आपको इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन द टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर। इंडिया में टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर जैसे हम बोल रहे हैं इंदिरा नूरी, वो पेप्सी की कंपनी की है। एक शायद जो SBI की बैंक की CEO है वो भी शायद कोई मतलब लेडीज हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज इंडिया में भी हैं। टॉप 10 एंटरप्रेन्योर इंडिया के मेंस में पूछा जा सकता है, अंबानी, रतन टाटा, ये सारे पर्सन आप उसमें लिख सकते हो, उड़ानी वगैरह, तो उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं। ये था आपका टॉपिक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाला जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना हो तो देखिए।